हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10th में खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, पहले इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लें। बात करते हैं अपन 1290 के आसपास की, 1290 ईस्वी की बात करते हैं कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक बना। भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत काल में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूनिमस, जो अल्पायु का था, उसको मार करके जलालुद्दीन खिलजी भारत में खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसके बाद खिलजी 1291 की अपन बात कर रहे हैं कि 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग की जो कुंजी है, एक दुर्ग था रणथंबोर के अंदर जिसको रणथंबोर की कुंजी कहते हैं, जिसको कहते हैं अपन जैन दुर्ग। जैन दुर्ग पर घेरा डाला इसने। यानी अपन कह सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और सुल्तान बनते ही उसने 1291 ईस्वी में अपने राजस्थान के अंदर सोईमाधोपुर जिले में एक बहुत प्रसिद्ध दुर्ग हुआ करता था जिसका नाम रणथंबोर दुर्ग आज भी है। इस रणथंबोर दुर्ग के रास्ते में आने वाले एक दुर्ग और था जिसका नाम था जैन दुर्ग, जिसको रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। लगभग काफी महीनों तक जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान को हराने के लिए इस जैन दुर्ग के चारों ओर अपनी सेनाओं का पड़ाव रख दिया, लेकिन रणथंबोर के शासक अमीरदेव चौहान और इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। आखिरकार ये तंग आकर के जलालुद्दीन खिलजी पुनः अपनी सेना लेकर के दिल्ली चला गया। थोड़े समय पश्चात बात करते हैं अपन 1296 ईस्वी की, यानी 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद, दोनों रिश्ते थे इसके साथ। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जलालुद्दीन की हत्या कर दी। बारह सौ 1296 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर, अपने ही जिसको अपन कहते हैं काका जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। अब ये पहला शासक हो गया। दूसरा शासक हो गया अपना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को एक अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में कहा है, अमीर खुसरो इसके शासन काल का महत्वपूर्ण कवि रहा है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह ग्रंथ के अंदर इसको एक महत्वपूर्ण उपाधि दी है अलाउद्दीन खिलजी को, का विश्व का सुल्तान या विजेता।
विजेता। उसके बाद दूसरी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को मिली हुई थी विश्व का चरवाहा, विश्व का चरवाहा। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को खजाइनुल फतूह नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर विश्व का विजेता और विश्व का चरवाहा नामक दो महत्वपूर्ण उपाधियां भी इसको दी थी। खिलजी अपने सुधारात्मक कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। खिलजी के सुधारात्मक कार्य देखिए आप। सुधारात्मक कार्यों में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का काम किया, बाजारों पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी बाजारों में माप तोल प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली का कार्य है। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। उसके बाद नंबर 2, माप तोल का कार्य प्रारंभ किया। माप तोल का कार्य, बाजारों में माप तोल का कार्य प्रारंभ करना। माप तोल करने से कालाबाजारी व मुनाफाखोरी को समाप्त किया। उसके बाद नंबर 4, सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से अनेक सुधारात्मक कार्य के नाम से भी ये जाना जाता है। भारत में सुधारात्मक कार्यों के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू कर दी, बाजारों में माप तोल का कार्य प्रारंभ कर दिया ताकि बाजारों में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया जा सके। उसके बाद सैनिकों के लिए उसने नकद वेतन देने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया है। उसके बाद में इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी कहा है। द्वितीय सिकंदर किस शासक ने अपने आप को सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर शब्द लिखवाया? तो उसका उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी कहा है। उसके बाद में विद्रोहियों को नियंत्रण में करने के लिए उसने 4 आदेश दिए। विद्रोही, उसके दुश्मनों को नियंत्रण में करने के उसने 4 आदेश दिए, जिनमें पहला आदेश देखिए, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना, ये विद्रोहियों को नियंत्रण करने के 4 आदेश में पहला विद्रोहियों की यानी अमीरों की संपत्ति को जब्त करना। दूसरा है खालसा भूमि, ऐसी भूमि जो पड़त है, कई वर्षों से पड़ी है, जो कोई काम की नहीं है, तो ऐसी खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना और राजस्व में वृद्धि करना, ये भी 2 महत्वपूर्ण आदेश। तीसरा इसका जो आदेश रहा है वो है कि दिल्ली में मद्य निषेध का मतलब हो गया दिल्ली में शराब को बंद करना, ये तीसरा आदेश था। चौथा आदेश है अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीरों के मेल मिलाप का मतलब हो गया अमीर वर्ग को एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहिए, जिससे मेरे साम्राज्य में कोई नुकसान ना हो। तो अमीरों के मेल मिलाप को उन्होंने पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो विद्रोहियों पर नियंत्रण करने के 4 इनके आदेश है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला बनाया 1303 ईस्वी में इसने एक किला बनाया जिसका नाम है अलई किला। इस अलई किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया। इसमें 7 द्वार थे, 7 द्वार इसमें थे और इसको कौ से सिरी कहा जाता है। कौ से सिरी दुर्ग भी इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की अपन चर्चा करें
तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के अंदर 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर के शासक जिसका नाम था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान को हरा करके उसने रणथंभौर के साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। और हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने जल जोहर किया था, पुत्री पद्मना ने भी जल जोहर कर लिया। उसके बाद तीसरा इसका दूसरा युद्ध अपने राजस्थान में था 1303 का जो युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ युद्ध कहलाता है। और चित्तौड़ युद्ध 1303 में राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक जिसको राणा रतन सिंह ने अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था, और राघव चेतन इस अपनी मानहानि का बदला लेने के लिए सीधा दिल्ली जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, और दिल्ली के अंदर महारानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान करता है। और उसी लालसा के कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण करता है, और आक्रमण के दौरान अपने मेवाड़ के महान राजा रतन सिंह वीरतापूर्वक सामना करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और हजारों वीरांगनाएं रानी पद्मिनी के साथ जोहर कर लेती है और इतिहास में अपना नाम अमर कर जाती हैं। तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था रानी पद्मिनी का, जो अलाउद्दीन खिलजी के कारण उसने जोहर किया था। उसके बाद 1308 के अंदर उसने 1308 में उसने सिवाना युद्ध किया, सिवाना युद्ध। 1311 के अंदर 1311 ईस्वी में उसने जालोर युद्ध किया था। तो सिवाना और जालोर के अंदर चौहान सोनगरा चौहानों का शासन था। सोनगरा चौहान शासक वीरमदेव 1308 में खिलजी से हार गया। उसके बाद 1311 में जालोर के शासक कानड़देव प्रबंध और उसके पुत्र वीरमदेव वो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी से हार गए। उसके बाद धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य कमजोर पड़ता गया, और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका एक पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक जो अगला शासक बनता है। उसके बाद में अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो अंतिम खिलजी वंश का शासक था वो सुल्तान बनता है, जिसकी हत्या गाजी मलिक का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त कर दिया और भारत में एक नए वंश का उदय हुआ जिसको कहते हैं अपन तुगलक वंश। आगे हम बात करते हैं कि खिलजी वंश का अंतिम जो शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने कर दी थी, गाजी मलिक ने। तो तुगलक वंश का स्थापना तुगलक वंश का संस्थापक भारत में कौन बना? संस्थापक 1320 ईस्वी के लगभग 1320 ईस्वी में गाजी मलिक जिसको अपन कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक बना, जो दिल्ली का अगला सुल्तान, यानी दिल्ली के अंदर अब तुगलक वंश का शासन है, ना कि खिलजी वंश का। क्योंकि खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिसकी हत्या गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी, और भारत में दिल्ली के अंदर अब तुगलक वंश का शासन कार्य प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक अपने दिल्ली का सुल्तान बनता है, राजा बनता है, तो इसको प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ता है। प्रांतीय विद्रोह का सामना, प्रांतीय विद्रोह का सामना इसको करना पड़ता है। यानी गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में प्रांतीय विद्रोह हुआ। सबसे पहले बात अपन करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के राजा थे जिसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव के खिलाफ के विद्रोह के खिलाफ अपने पुत्र
जुना खां को भेजा जाता है वारंगल। जुना खां को वारंगल भेजा गया। वारंगल भेजा गया। कहने का मतलब है कि गयासुद्दीन तुगलक जैसे राजा बना तो प्रांतों में इसके खिलाफ विद्रोह हो गया, इसके साम्राज्य के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। तो तेलंगाना का एक राजा था रुद्रदेव, उसके खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जुना खां को भेजा और उसके विद्रोह का दमन किया। उसके बाद अगला है जाजनगर उड़ीसा की बात करते हैं अपन। जाजनगर उड़ीसा, जाजनगर उड़ीसा, ये भी एक प्रांतीय विद्रोह है। उड़ीसा में विद्रोह हो गया था, तो इस उड़ीसा जाजनगर विद्रोह में विद्रोह का दमन करने के लिए उलूग खां उर्फ जुना खां को भेजा। उसके बाद अगला है अंतिम सैन्य अभियान, यानी गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान। अंतिम सैन्य अभियान है इसका बंगाल के विद्रोह का दमन। बंगाल के विद्रोहों का दमन करना। अब हम बात करते हैं वापस खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक भारत में दिल्ली का राजपाट शुरू करता है, भारत में तुगलक वंश की स्थापना करता है। जैसे ही ये 1320 ईस्वी में भारत में राजपाट शुरू करता तो इसको अनेक प्रांतीय विद्रोह का सामना करता, जिनके अंदर महत्वपूर्ण तेलंगाना का विद्रोह, उसको रोकने के लिए अपने पुत्र जुना खां को भेजा। जाजनगर उड़ीसा में विद्रोह हुआ तो फिर जुना खां यानी उल्लू खां को भेजा। फिर अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का था, ये खुद गया और वापसी के समय दिल्ली वापस आ रहा था। दिल्ली वापसी के समय स्वागत समारोह में दिल्ली वापसी के समय स्वागत समारोह में, यानी बंगाल का इतना बड़ा विद्रोह रोक करके आए तो इनके राजपाट में स्वागत समारोह की बढ़िया तैयारियां चल रही थी। तो स्वागत समारोह में गयासुद्दीन तुगलक पर लकड़ी का महल गिर जाता है। लकड़ी का भवन गिरने से इसकी लगभग 1325 में मृत्यु हो जाती है। 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी अंतिम सैन्य अभियान बंगाल में विद्रोह को रोक करके आता है। जोरदार खुशी का माहौल दिल्ली के अंदर सुल्तान के शासनकाल में होता है। तो स्वागत समारोह की तैयारियां चल रही थी। स्वागत समारोह के लिए गयासुद्दीन तुगलक इस लकड़ी के भवन में गया, लेकिन अचानक वो लकड़ी का भवन गयासुद्दीन तुगलक पर गिर जाता है। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो शासक है वो बनता दूसरा। ये तो पहला शासक हो गया। दूसरा इसका जो शासक है वो बनता है आपका जुना खां उर्फ मोहम्मद तुगलक। जुना खां उर्फ मोहम्मद तुगलक। इसको इतिहास में पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है कि कौन से वंश का शासक पागल शासक कहलाया, तो मोहम्मद तुगलक। अब इसने
महत्वपूर्ण 5 योजनाएं बने। इसकी 5 योजनाओं के बारे में देखिए आप। नंबर 1, 5 योजनाएं इसने अपने शासनकाल में 5 योजनाएं कौन सी बनाई? नंबर 1, दोआब में करवर्दी। दोआब में करवर्दी पहली योजना ये। दूसरी योजना है दोआब में करवर्दी। उसके बाद में देवगिरी को राजधानी बनाना, यानी दिल्ली को छोड़ करके देवगिरी को राजधानी बनाना। यह भी एक बहुत बड़ी इसकी असफलता रही है, देवगिरी को राजधानी बनाना। दक्षिण भारत के अंदर देवगिरी है, तो देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन शुरू किया प्रतीक मुद्रा के रूप में, यानी ऐसी मुद्राएं चली जिसके ऊपर संकेत लिखे हुए, अवशेष लिखे हुए, संकेत लिखे हुए हैं। उसके बाद खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण। उसके बाद नंबर 5, कराचील की ओर अभियान। कराचील की ओर अभियान, ये 5 इसकी योजनाएं हैं। परीक्षा में कई बार, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है कि मोहम्मद तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। तो नंबर 1, दोआब में करवर्दी। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा, खुरासान पर आक्रमण। 5वां, कराचील की ओर अभियान। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद मोहम्मद तुगलक के बाद अगली बात अपन करते हैं, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद अंतिम अगली बात अपन करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक भी एक महान शासक के रूप में भारतीय तुगलक वंश का माना गया है। इसने बंगाल के हाजी इलियास के खिलाफ, बंगाल के हाजी इलियास के खिलाफ संघर्ष किया। बंगाल के हाजी इलियास पर आक्रमण किया, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। आक्रमण किया। नंबर 1, बंगाल के हाजी इलियास पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद सरकारी व सेना नौकरी, सरकारी व सेना में नौकरी वंशानुगत कर दी। सरकारी व सेना में नौकरी वंशानुगत, वंशानुगत कर दी। यानी फिरोज शाह तुगलक बंगाल के हाजी इलियास पर उसने आक्रमण किया, उसके विद्रोह को रोक दिया, यानी ये हाजी इलियास स्वतंत्र शासक बन गया था, इसको पुनः गुलाम बनाया। सरकारी व सेना में नौकरी वंशानुगत कर दी। पीढ़ी दर पीढ़ी सेना का प्रचलन फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कर दिया था। तो पुनः बात कर ले अपन तुगलक वंश में गाजी मलिक, उसके बाद में जूना का और मोहम्मद तुगलक, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। उसके बाद नंबर 3, इसने अपने शासनकाल में दिल्ली में अंगूर व खरबूजों की खेती को प्रोत्साहित किया। अंगूर व खरबूजों की खेती को प्रोत्साहित किया। खरबूजों की कृषि को प्रोत्साहन दिया। यह भी एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, प्रोत्साहन दिया। यानी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर अंगूर व खरबूजों की खेती, अंगूर व खरबूजों की खेती को इसने प्रोत्साहित किया। उसके बाद में इसने योग्यता की जांच प्रणाली को समाप्त कर दिया। योग्यता की जांच प्रणाली, जांच प्रणाली को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया।
योग्यता की जांच प्रणाली को समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने योग्यता की जांच प्रणाली यानी तुगलक वंश के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी या सेना में नौकरी मिलती थी तो उसके योग्यता की भलीभांति जांच होती थी। जैसे मौर्य वंश में उपदा परीक्षण कहा जाता था, तो उसी कारण योग्यता की जांच प्रणाली को इसने फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। भवन निर्माण कला को इसने महत्व दिया। पांचवी बात अपन करते हैं, भवन निर्माण कला को महत्व दिया। भवन निर्माण कला इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद में हांसी और सिरसा के अंदर पानी की कमी थी। हांसी और सिरसा क्षेत्र में, उत्तरी भारत के अंदर हांसी और सिरसा क्षेत्र में पानी की भारी कमी के कारण इसने नहरों का निर्माण करवाया ताकि लोगों को, हांसी और सिरसा के लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी समय पर उपलब्ध हो सके। तो नहरों का निर्माण भी इसने करवाया। नहरों का निर्माण भी इसने करवाया। उसके बाद अगली अपन बात करते हैं, दासों की संख्या में वृद्धि। दास गुलाम, उसकी संख्या में वृद्धि कर दी और दीवाने बदगान नाम का एक दास विभाग बनाया। दीवाने बदगान नाम का एक दासों का एक विभाग बनाया। दासों का विभाग जिसका नाम है दीवाने बदगान। दासों की संख्या में असंख्य वृद्धि कर दी और उन दासों के लिए एक विभाग बना दिया। उस विभाग का नाम था दीवाने बदगान। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण शासक तुगलक वंश के अंदर हुआ है, खिलजी वंश का, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में अंतिम जो शासक था नासिरुद्दीन मुबारक बना था। नासिरुद्दीन मुबारक के समय तुर्क आक्रांता, नासिरुद्दीन मुबारक के समय, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुबारक के समय अंतिम शासक था और उसके समय तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने उत्तर भारत पर हमला कर दिया और तहस नहस कर दिया। उसके बाद नासिरुद्दीन के बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है खिजर वंश। खिजर खां को, तैमूर तो खुद चला गया वापस और खिजर खां को शासन कार्य सौंप दिया। खिजर शासकों ने भी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उसके बाद भारत में अंतिम वंश लोधी वंश में बहलोल लोधी ने भी काफी युद्ध और संघर्ष भारत में किए। अच्छा राजपाट उन्होंने भी शासन चलाया। उसके बाद अगला निजाम शाह या सिकंदर शाह, या उसको अपन कहते हैं सिकंदर लोधी, जिसने 1505 में लगभग आगरा नगर की स्थापना भी उसने की थी और उसने भूमि की पैमाइश के लिए लोधी वंश का सिकंदर लोधी ने भूमि पैमाइश के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया था जिसका नाम है सिकंदरी गज, जो 30 इंच की होती थी। तो इस प्रकार से लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी के समय बाबर भारत में आ जाता है और 1526 में पानीपत के मैदान के अंदर जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में प्रथम युद्ध, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और इसी के साथ आज अपने इस वीडियो में कार्य पूरा होता है। धन्यवाद।